1 2 3 4 change 1 2 3 4 change 1 2 3 4 1 2 3 4 वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप भी इस तरह सुबह सुबह रोजाना ईशा, अमित और दीपिका की तरह पसीना बहाते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो खुद से आज ही ये वादा कर लीजिए कि आलस को छोड़कर कल सुबह से जल्दी उठेंगे और कम से कम आधा घंटा योग और वर्कआउट जरूर करेंगे। जी हाँ, सुबह में अपने शरीर को आधा घंटा देकर आप वात दोष बढ़ने से रोक सकते हैं। वैसे ये तो हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि त्रिदोष का प्रभाव सिर्फ 3 से 4 महीने बाद बदलने वाले मौसम के साथ नहीं, बल्कि हर रोज दिन के 24 घंटे में भी कम ज्यादा होता है। और उसी हिसाब से रूटीन बना लिया जाए तो शरीर की बायोलॉजिकल एनर्जी को बैलेंस रखा जा सकता है। फिर तो ये हर किसी को जानना जरूरी है, क्योंकि शरीर की सेहत वात पित्त कफ के बैलेंस पर ही टिकी होती है। अब देखिए, जरा गौर से सुनिए। सुबह 6 से 10 बजे तक का जो वक्त है वो कफ डोमिनेंट होता है, और इसीलिए सुबह सुबह आधा घंटा अगर एक्सरसाइज और योग कर लिया जाए तो इसको बैलेंस रखा जा सकता है। उसके बाद 10 से 2 बजे तक का वक्त जो है उसमें शरीर में पित्त एलिमेंट ज्यादा होता है, यानी शरीर की डाइजेस्टिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए हैवी मील लेने के लिए ये वक्त जो दोपहर वाला है वो ज्यादा बेहतर बताया जाता है। अच्छा, इसीलिए ये कहा जाता है कि सुबह का जो नाश्ता है वो एकदम राजा की तरह करिए, पेट भर करके आप खाना खा लीजिए। बिल्कुल सही पकड़ा दीपिका आपने। खैर देखिए, घड़ी की सुई आगे जरा बढ़ाते हैं। दोपहर 2 से जो शाम 6 बजे तक के बीच का वक्त होता है वो वात डोमिनेंट होता है, और इसको काउंटर करती है योग निद्रा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 2 घंटे के लिए आप सो जाएं। योग निद्रा का मतलब सिर्फ इतना है, एक पावर नैप लीजिए 15 से 20 मिनट की। बिल्कुल हुसैन, अब बात शाम 6 से रात 10 बजे के वक्त की करते हैं। इस दौरान फिर से कफ दोष का असर ज्यादा होता है, और इसीलिए रात को हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि कफ का गुण भारी, ठंडा और नम होता है, इसलिए इसके विपरीत गुण वाला खाना कफ को कम करता है। और फिर उसके बाद रात में पित्त पीरियड होता है, और इसमें जल्दी सोने से फायदा भी मिलता है। बिल्कुल दीपिका, आयुर्वेद के मुताबिक पित्त पीरियड में शरीर की अंदरूनी सफाई और ठीक से मरम्मत होती है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने सुबह 6 से रात 10 बजे तक का ये रूटीन जो अभी हमने आपको बताया, इसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो समझिए कि बीमारियों से एक बाजी तो आप जीत चुके हैं। लेकिन बात तब भी नहीं बनेगी जब तक आप मुकम्मल जंग नहीं जीतेंगे, और ये जंग आप कैसे जीतेंगे ये आपको आज स्वामी जी बताने वाले। कंप्लीट जंग कैसे सेहत के मामले में जीती जाएगी वो स्वामी जी हमें बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी। और ये एक ऐसा सतत प्रवाह है योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, और इससे वात पित्त कफ त्रिदोषों के प्रशमन का, और उसके द्वारा पूरे शरीर के अंदर एक दिव्य ऊर्जा के जागरण का, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का ये पुण्य प्रवाह जब भोर से प्रवाहमान हो जाता है तो वात पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोष जनित सैकड़ों रोगों से पीड़ित करोड़ों लोग जो है आरोग्य पाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका। स्वामी जी, आज हम लोगों ने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है कि किस किस वक्त कौन कौन सा दोष जो है वो हावी रहता है और कैसे उससे कंट्रोल में रखा जा सकता है। बाकी सब आपके हवाले है। तो स्वामी जी देखिए, ये मौसम जो है वो बारिश का चल रहा है, ज़्यादातर लोग जो है फ्लू और कोल्ड कफ की गिरफ्त में हैं। अब ये परेशानी लोगों को ना हो तो बेहतर, जाहिर है कि बेहतर इम्यूनिटी की ज़रूरत है उसके लिए। तो अच्छी इम्यूनिटी के लिए स्वामी जी क्या क्या किया जाए? योग तो खैर करना ही है। एक तो सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करते हैं, जहाँ से हमने प्रारंभ किया, और उसके बाद एक ताड़ासन, थोड़ा सा तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा सा कटी चक्रासन, और त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, वृक्षासन, जोड़ासन के साथ जो सूर्य नमस्कार कर सके तो बात ही क्या है। जो सूर्य नमस्कार न भी कर पाए तो कम से कम 2-3 पावन योग के अभ्यास जब हर दिन बताते ना, इससे हम एक यौगिक आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। तो जो ऐसे कर सके वो ऐसे कर ले, थोड़ा ऐसे, ये पूरे शरीर का पूरा संतुलन, और
कम से कम ये दो अभ्यास थोड़ा सभी कर लें। एक ये ऐसे होले होले जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है, शेष ऐसे, और एक ये, इतना तो सब करें और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये भी करें। इससे पूरे फेफड़े हमारे ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। इम्यूनिटी का पहला चरण है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हमारा जितना सक्षम होगा उतना प्रतिरक्षा तंत्र हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और उसके लिए एक तो ये ऐसे और एक ये ऐसे, बिल्कुल सहज अभ्यास है। अच्छा, इसके साथ फिर एक ये उष्ट्रासन, जो अधिक ना कर पाए वो इतना तो जरूर कर, इतना ये उष्ट्रासन ये, और फिर एक उल्टे लेट करके ये जो मकरासन और भुजंगासन कराते हैं ना, ये तो फेफड़ों के लिए अप्रतिम है। घर में सोठ पीपल काली मिर्च, इसको कहते त्रिकटु, त्रिकुटा भी बोलते हैं। सोठ पीपल काली मिर्च, इसका पाउडर बना लिया और एक एक ग्राम से लेकर के 2-2 ग्राम तक अधिकतम शहद के साथ चाट लिया। और यदि ताज़ा रस मिल जाए, हल्दी, अदरक, तुलसी वासा और पान के पत्तों का रस थोड़ा शहद मिला करके ले लो, ओहो अप्रतिम है ये तो कफ रोगों के लिए। वैसे तो हमने स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी बटी और स्वासारी गोल्ड सब कुछ दिया है, ब्रोनकोम और कंठामृत चूसने के लिए भी दिया। हमारे पास तो रोज ये रखे ही रहते हैं और इससे पूरा कंठ शुद्धि भी हो जाती है। ये भुजंगासन 100 बार कर लिया ना तो 100 साल तक सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, मानी बड़ी बीमारी की तो बात छोड़ो, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ये तो हो ही नहीं सकती। जो रोज 100 बार भुजंगासन कर लेंगे ना, कफ कोल्ड भी नहीं होगा। इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी आ जाती है इससे। लंबे श्वास भर के, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, ऐसे इतना कर लिया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, और बीच में थोड़ा थक जाए तो फिर मकरासन, फिर मकरासन के बाद फिर भुजंगासन, ऐसे प्रवाह से 100 बार तक कर लिया तो 100 साल तक की गारंटी है। कफ दोष, वात दोष, पित्त दोष, सब शारीरिक दोषों से, सब मानसिक इंद्रियक दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्बलताओं से, सब बीमारियों, सब बुराइयों से मुक्त रहेंगे। रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। और हाँ, जब कफ कोल्ड हो जाए, कोई बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, तो थोड़ा घी, तेल, तली हुई चीजें, ये जो अनहेल्दी फूड है वो बंद करना पड़ेगा। कफ के लिए जबरदस्त है भुना हुआ चना और काली द्राक्ष खिला दो, बाकी सब चीजें खाने की बंद। थोड़ा बहुत अनार खा सकते हैं और बहुत अच्छा पका हुआ पपीता हो तो थोड़ा ले सकते हैं। 1 या 2 खजूर खा सकते हैं बस। बाकी दाल, रोटी, सब्जी, घी, तेल, मसाला सब एकदम से बंद। खाली भुना हुआ चना और काली द्राक्ष, थोड़ा बहुत अनार आदि मैंने थोड़ा बताया, इतना प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है स्वामी। यदि साथ में पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चवे सूठ, इसको पंचकोल कहते हैं, इसका काढ़ा भी पी लिया तो कफ का तो 100% खात्मा हो जाएगा। और देखो इतना, ये तो थोड़ा सा मैंने आसन आदि बताए, प्राणायाम आदि कर ले तो 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक और 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का पूरा लेंथ। 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं और एक एक सेल की रिक्वायरमेंट है शुद्ध हवा, प्राण, ऑक्सीजन। प्राण मिला तो हम प्राणवान हो जाते हैं। और जीवन नाम ये जीव प्राण धारण और मृत्यु कहते मृंग प्राण त्याग। इसलिए अब कफ तो किसी को नहीं रहेगा। हाँ, दूध से कफ बढ़ता है तो दूध में थोड़ा हल्दी, अदरक, शिलाजीत, अश्वगंधा और सोंठ उबाल करके पी लेना तो जरा सा भी दूध कफ नहीं करेगा। और यदि सोया मिल्क में इसको बना करके पी लिया, बादाम मिल्क में, आलमंड आजकल बना लेते हैं आलमंड मिल्क, उसमें पी लिया, फिर तो अप्रतिम लाभ होता है और कमजोरी भी नहीं आती। और
ये सब कफ, कोल्ड, श्लेष्मा, जुकाम, बलगम, खुर्रा, खांसी, सूखी खांसी, ओहो काली खांसी, कफ वाली खांसी, बहुत तरह के जो खांसी के भेद प्रभेद है, सब भी खांसी, चाहे काली खांसी हो चाहे गोरी खांसी हो, सब दूर हो जाएगी। स्वामी जी देखिए, आयुर्वेद के मुताबिक गर्मी, सर्दी और बारिश वात पित्त कफ के मौसम के होते हैं, और लेकिन इन त्रिदोष का दिन के 24 घंटे में प्रभाव कम और ज़्यादा होता है। जैसे अभी हमने बात की कि सुबह 6 से 10 बजे का जो वक्त है वो कफ डोमिनेंट होता है, और 10 से 2 बजे के दौरान पित्त ज़्यादा प्रभावी होता है, और 2 से शाम 6 बजे तक का जो वक्त है वो वात उस टाइम हावी होता है। तो स्वामी जी सबसे पहले सुबह 6 से दोपहर सुबह के 10 बजे तक कफ, और फिर रात में पित्त वाला जो पीरियड होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले बताई। तो स्वामी जी 24 घंटे जो पूरे बायोलॉजिकल एनर्जी का बैलेंस है वो कैसे मेंटेन रखा जाए, उसके लिए डेली रूटीन सुबह से लेकर शाम तक का किस तरह से बनाया जाए? ये आपने एकदम ठीक कहा। सुबह जो है वो कफ डोमिनेटेड होता है, मध्याह्न का जो समय होता है दोपहर का, उसको ऐसे बांट लो, थोड़ा घंटों में थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो सुबह का समय कफ प्रधान, कफ डोमिनेटेड, मध्याह्न का दोपहर का समय पित्त प्रधान, और फिर जो सांझ का समय और पूरी रात्रि उसमें आ गई, ये कफ डोमिनेटेड होती है। इसलिए रात को सोते सोते लोगों के मुंह खुल जाते हैं, खर्राटे मारते हैं, जो है मशीन लगा करके सोना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो सुबह सुबह जिनकी कफ प्रकृति है, उठते ही 2-3 काली मिर्च और 2-3 बादाम मुंह में थोड़ा चबा लें और तेजी से चल ले, और जो दौड़ सके तो दौड़ ले, एकदम नाक खुल जाएगी। और नाक में थोड़ा अनुतेल, ज्योतिषमती या सरसों का तेल डाल ले, बहुत ही नाजुक प्रकृति वाले हैं तो वो बादाम रोगन भी डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। और जो कफ डोमिनेटेड प्रकृति वाले हैं तो सुबह सुबह उनको श्वासाहारी पीना चाहिए। पित्त के प्रशमन के लिए जिनके पित्त की प्रकृति होती है उनको जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पीना चाहिए, और जिनकी वात की प्रकृति है उनको दशमूल या पीड़ांतक क्वाथ पीना चाहिए। ये 3 बातें छोटी छोटी। जिनके भी कफ प्रकृति है उनको सुबह सुबह दही, छाछ आदि, और दूध भी पीना हो तो दही छाछ तो लेना ही नहीं है कफ में। कफ और वात दोनों ही बढ़ते हैं इसमें, और पित्त भी बढ़ जाता है दही से कई बार। दूध पित्त का प्रशमन करता है। तो अपना अपना सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः ऋत भूक हित भूक मित भूक। अपनी प्रकृति के अनुसार प्रकृतिचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या ऐसी होनी चाहिए। तो ये तो मंडू का स्वामी जी देखिए 24 घंटे में तो हम करवाते ही है। ये अब तो कुदरत का निज़ाम है कि 6 से 10 का जो वक्त है वहाँ पर कफ डोमिनेंट है, उसके बाद पित्त की बारी आती है, उसके बाद वात की बारी आती है। इसी तरीके से मौसम का भी स्वामी जी त्रिदोष पर एक असर होता है, उसकी भी ज़रा बात करते हैं आपसे। अब जैसे आजकल बारिश की वजह से गर्मी और उमस काफ़ी बढ़ी हुई है, और आप हमेशा ये कहते हैं स्वामी जी कि ऐसी कंडीशन में वात दोष बिगड़ता है, इसीलिए मानसून के वक्त वात दोष को कैसे मेंटेन रखा जाए, ज़रा ये भी बताइए। और वात दोष की जो बीमारियां हैं उनसे भी कैसे बचना है? वहाँ तो दोस्तों 3 समय सबसे ज़्यादा बढ़ता है। एक तो सांझ के समय और रात के समय वात दोष। एक जब उम्र ढल जाती है, एक आयु के बाद जब 40-50 के बाद लोगों को ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, कई तरह से शरीर में लोग जहर भर लेते हैं, बॉडी एसिडिक हो जाती है, यूरिक एसिड, RACRP, ANA, AVN, HLB27, ANA, AVN, बहुत तरह का बखेड़ा होता है। तो वात जो डोमिनेटेड नेचर वाले हैं, और वैसे भी ये जेनेटिकली भी होता है किसी किसी को, तो और फिर एक तो मैंने कहा सांझ के समय और रात के समय, एक कहा दिन के भी अंतिम पड़ाव में और जीवन के अंतिम पड़ाव में अर्थात वृद्धावस्था में वात बढ़ता है, और तीसरा जब आसमान में बादल होते हैं ना, बादल और बरसात के समय बहुत अधिक वात बढ़ जाता है, आदमी चकड़ जाते हैं, क्या हालात हो जाते हैं। तो जब यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाए तो गोखरू और धनिया का काढ़ा
और हाँ, चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि खाने के बाद हम तो ट्राइगन कोरिगन बटी बना रखी है। किसी को काढ़ा भी फिर ठंडा पड़ जाता है तो ट्राइगन कोरिगन बटी देते हैं खाली पेट। चंद्र प्रभाव गोक्षरादि खाने के बाद सूजन वारा हो तो पुनर्नवादि मंडूर उसमें एड ऑन कर देते हैं। और फिर वात में ना दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद कर देते हैं। गेहूँ चावल में बंद करके मिलेट साग हमने इसलिए रखे हुए, ये बड़े अच्छे हैं। इस पहले ये मोटे अनाज ज़्यादा खाते थे, ये तो अपवाद रूप में गेहूँ चावल खाया करते थे। हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही, तो जब ठंडी हवाएं ना सबको तो अच्छी लगती है, लेकिन जिनकी कफ प्रकृति और जिनकी वात प्रकृति है ना, तो उनको ऐसा लगता है ये हवाएं चीर रही है, क्यों भगवान जी मुझे परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो ये लेकिन स्वामी जी यही हवाएं जब शरीर के अंदर बहती हैं, वादियाँ बादी को बढ़ाती है। हाँ, ये हवा जब स्वामी जी शरीर के अंदर बहती है तो बहुत मुश्किलें भी खड़ी करती है। अब जॉइंट्स और मसल्स की परेशानी भी इसकी वजह से बढ़ती है जब वात दोष बढ़ता है स्वामी जी, और जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न, रूमेटाइड आर्थराइटिस और मूवमेंट में भी लोगों की कमी आ जाती है। तो स्वामी जी मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव और दर्द भी बढ़ जाता है। तो स्वामी जी ज़रा सा जॉइंट्स को और मांसपेशियों को दर्द से, जलन से, अकड़न से कैसे राहत मिलेगी? इसके लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि ये कम ना हो। ज़्यादातर मैं लोगों को देखता हूँ जिनको भी ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी स्थितियाँ होती हैं, उनको जो है विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की कमी रहती है। तो वो क्या करें, एक तो धूप का सेवन करें, नहीं तो न्यूट्रिला के नेचुरल विकल्प ले लें। विटामिन डी का सबसे अच्छा विकल्प तो यही है, सूरज ही है। विटामिन B12 का मोरिंगा है, और कैल्शियम का सबसे अच्छा विकल्प जितने भी मिलेट्स हैं और दूध आदि है। और फिर कैल्शियम फास्फोरस के लिए ये मिलेट्स, रागी, बाजरा आदि अनाजों में सबसे बेस्ट है। फिर सूक्ष्म व्यायाम करें, और बहुत ज़्यादा वात बढ़ा हुआ है ना तो पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, या अश्वशिला, योगराज, महायोगराज, फिर हड्डी अंदर से भुरभुरी हो गई तो लाक्षादी गुग्गल, और नाड़ीगत वात आ गया तो त्रिदशांग गुग्गल, और ये सूक्ष्म व्यायाम बड़ा अच्छा काम करता है। और प्राणायाम 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा हम अनुलोम विलोम करा देते हैं। और ऐसे टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं ना जो वात रोगों से, उनको भी हम अच्छा कर देते हैं। तो मसल्स के लिए सबसे अच्छा होता है फिर अश्वगंधा या अश्वशिला। और हाँ, इसमें स्पिरुलिना बड़ा अच्छा काम करता है, इसलिए मैं 5 चीज़ें बताता हूँ, उसमें सारा समावेश हो जाता है। और ये 5 में से 3 तो सबको मिल ही जाएंगे कम से कम। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। फिर से बोल रहा हूँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इनका रस पीने से ना सारे वात रोग दूर हो जाते हैं, हम वात से निर्वात हो जाते हैं। लो, तो ये वात रोगों की लंबी श्रृंखला है, जिनको स्क्लेरोसिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और ये ANA, AVN, HLB27 आदि जो बढ़ जाता है ना, RF, CRP और जितने भी पेन मार्कर्स, उसके लिए बस दही, छाछ, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद करें। गोखरू का काढ़ा और गोधन पूरे शरीर को अंदर से धो देता है, और जितने भी एसिडिक चीज़ें हैं उनसे बचें। एल्कलाइन वाटर, यज्ञ की भस्म से हो जाते हैं। वैसे तो वातेष्टि करा करके उसका यज्ञ की भस्म को पानी में डाल करके हम पिला देते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और थोड़े अभ्यास शरीर वात दोष के बिगड़ने से स्वामी जी ज़्यादा ही है तो थोड़ा यहाँ आकर के एक बार शंख प्रक्षालन करा लेना, कोलोन थेरापी, बस्ती बड़ा अच्छा, बस्तिर वात हराना। जी मेरे भाई, स्वामी जी वात दोष जब बिगड़ता है तो कई सारी परेशानियां होती हैं, उसमें से एक परेशानी पाचन तंत्र से जुड़ी है। लोगों को कब्ज, गैस, अपच, पेट में सूजन, मरोड़, दर्द, ये सारी चीज़ें परेशान करती हैं। तो पाचन की इन सारे परेशानियों से कैसे निजात मिलेगी? और स्वामी जी बारिश के मौसम में हाजमे की टेंशन अगर ना रहे तो फिर कहना ही क्या है? अरे फिर तो लोग पकोड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, हलवा खाएंगे, बेसन का हलवा ला। तो भाई ये सब खाना है ना, तो पहले एक तो मंडूकासन और योग मुद्रासन, तो यूँ बैठ करके, और यूँ ना होना बैठ करके तो कम से कम कुर्सी पर बैठ करके ही कर लेना मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन। ये 2 आसन तो बड़े जबरदस्त हैं पाचन के लिए।
और सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लें। देखो वात रोगों की उत्पत्ति, 3 बातें बड़ा गहरी है ये, सुनो। वात रोगों की उत्पत्ति होती है मूलाधार स्वाधिष्ठान से, एनएच के नीचे वाले हिस्से से, मेरुदंड के नीचे वाले हिस्से से। कफ रोगों की उत्पत्ति होती है यहाँ से, ये ऊपर वाले हिस्से से, और बीच वाले हिस्से से पित्त रोगों की उत्पत्ति होती है। वात मूलाधार से प्रारंभ होकर के शरीर के रोम रोम तक पहुंच जाता है, पूरे शरीर को जकड़ लेता है। कफ फेफड़ों से, श्वसन तंत्र से प्रारंभ होकर के पूरे शरीर में मोटापा, इन्फ्लेमेशन और सिस्ट आदि के रूप में फैल जाता है, ओबेसिटी के रूप में। और पित्त जो है वो पित्ताशय से प्रारंभ होकर के आंखों में लालिमा आ जाती है, पेशाब एकदम लाल जैसा हो जाता है, पायस्टिसक फिस्टुला और चर्म रोग हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, गुस्सा बहुत आने लगता है। तो रोग पैदा तो एक जगह से होते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष, लेकिन फैल जाते हैं पूरे शरीर में। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करेंगे और गैस कब जैसे किसी भी तरह से कोई रोग ना होना, सप्ताह में 1 बार कम से कम एरंड तेल, चाहे खाली पेट ले लो, चाहे रात को दूध के साथ ले लो। और भाई जिनको एरंड तेल से थोड़ा बकबका लगता है तो कम से कम खाली पेट बादाम तेल या इसका तिल का तेल तो रोज ले सकते हैं। सप्ताह में 1 बार कम से कम एरंड तेल भी रात को तेज गर्म दूध में डाल करके, और थोड़ा उसमें हनी डाल लो या थोड़ा साथ में मुनक्का या खजूर आदि थोड़ा सा खा लो, तो बकबका भी नहीं लगेगा और पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। आप निर्वात हो जाएंगे, वात रहित हो जाएंगे। ये है महिमा आयुर्वेद की। त्रिदोष और त्रिदोष जन्य ही सब रोग है। जो बीपी है ना, ये पित्त के वृद्धि से होता है। जो ये शुगर है, ये वात पित्त कफ त्रिदोष बिगड़ने से होती है। ऐसे ही जितने भी ये रोग है ना, ये त्रिदोष जन्य है। शरीर में गांठें हैं, मोटापा आज स्वामी जी सारा जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है सब ठीक किया जाएगा, सब कुछ मीटर में लाएंगे आज स्वामी जी। अब देखिए स्वामी जी, वात दोष जब बिगड़ता है तो तंत्रिका तंत्र भी बिगड़ जाता है, और चिंता और तनाव, मानसिक अशांति, घबराहट का होना, सिर दर्द, ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। माइग्रेन भी ट्रिगर कर जाता है। तो स्वामी जी, हेडेक को छू मंतर करने का और तनाव घबराहट से बचने का क्या रास्ता आपके पास, और सिर दर्द से फौरन राहत का कोई उपाय है? जैसे आमतौर से लोग फौरन एक दवा खा लेते हैं। एक तो मेधावटी ले, हाँ, पेन किलर और ये जितने भी स्टीराइड है, बायोलॉजिकल्स है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो जिनको भी सिर में दर्द होता है ना, एक तो मेधावटी ले लें, बादाम रोगन नाक में डालें, अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत कर लें, और अपने शरीर को पॉजिटिव वाइब्स दें, पॉजिटिव सिग्नलिंग, इसको कहते हैं आत्म संयम योग, सेल्फ हीलिंग योग, सेल्फ राइजेशन योगा, सेल्फ गाइडेड योगा एंड मेडिटेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपने से ही अपनी चेतना को सही दिशा में मोड़ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे और ये ऐसे, कितना ज़बरदस्त है, बड़ा आनंद है इसमें। ऐसे तो ये ऐसे, और देखो सिर दर्द के लिए एक और अच्छा है, ऐसे शवासन, सांसों के साथ दृष्टा बन करके पूरे देह को देखना। और स्ट्रेस के लिए भी अच्छा है योग निद्रा, दृष्टा भाव से स्वयं को देखना। आत्मा हम शुद्धोहम बुद्धो मुक्तम, अपने आत्मा के सूक्ष्मतम शुद्धतम स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के रामोहम शिवोहम, आत्मा हम शुद्धोहम, पूरे देह को साक्षी भाव से ऐसे छोड़ देते हैं, अपने आप ही रिलैक्स हो जाते हैं। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए जब ज़्यादा गड़बड़ हो जाए ब्रेन नर्वस सिस्टम, तो खाली पेट न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, खाली पेट एक एक गोली, एक एक कैप्सूल न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट का, और खाने के बाद मेधावटी मेमोरोग्रिट लेना। ब्रेन नर्वस सिस्टम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट मस्तिष्क के लिए, और ये सूजन हो तो पुनर्नवारिष्ट,
भूख कम लग रही हो तो द्राक्षासन, और सामान्य रूप से कब्ज रहता हो तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस रहता हो तो कुर्जारिष्ट। ऐसे आसावरिष्ट भी खाने के बाद ले लेने चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं। वात रोगों में, कोलेस्ट्रॉल आदि में लहसुन का प्रयोग खाली पेट। पित्त रोगों में मोती पिष्टी का प्रयोग। पित्त रोगों के लिए मोती पिष्टी और एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधा, घास, नीम पित्त शामक, कड़वा रस। और वात के लिए तो हल्दी मेथी सौंठ बताते ही है। हल्दी मेथी सौंठ। कफ के लिए सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिफला, त्रिकटु, पंचकार, पंचकोल, पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, सब्बेसूट। तो ये सब चीज़ें पहले सबको पता होती थी, अब भूल गए थे तो हम इंडिया टीवी याद दिला रहे से बीच बीच में सबको याद दिला देते। स्वामी जी देखिए, सबको आपके जैसे बाल चाहिए, सबको आपकी जैसी स्किन चाहिए, लेकिन वात दोष की वजह से लोगों की स्किन पर भी बुरा असर पड़ा है। लोगों के बाल भी झड़ रहे हैं। रूखी त्वचा, त्वचा का सूखापन, बालों का झड़ना, बालों का पतला हो जाना, ये सारी दिक्कतें बहुत आम सी हो गई हैं। एक बहुत बड़ा सा बाजार भी सजा हुआ है लोगों को सुंदर बनाने के लिए। स्वामी जी, स्किन के लिए और बालों को हेल्दी बनाने के लिए क्या किया जाए? हाँ, ये आपने अच्छा पूछा। अभी आप स्किन के लिए पूछ रहे थे, ये तो मेरे बाल बंधे हुए थे, नहीं तो इतनी तेज हवा का झोंका आया, ये माइक की भी फूंक सी निकलने लग गई थी। ओहो, जब तेज हवा का झोंका आए और बाल घने हो, खिले हो, उस सौंदर्य देखते ही बनता है। सारी प्रकृति की भी छटाएं। ओम नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव जटाधराय, शिव योगेश्वराय, ओम नमः शिवाय। तो जिनको अपने सिर के बाल अच्छे रखने हो, जिनको अपने आंखें अच्छे रखनी हो, कान अच्छे रखने हो, दिमाग अच्छा रखना हो, शीर्षासन 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट रोज कर लेना चाहिए। शीर्षासन कभी भी जिंदगी में देखो, वेरिकोज वेन्स नहीं होगा शीर्षासन करने वालों को। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी नहीं होगी। जिससे पीड़ित हो गए थे जॉर्ज फर्नांडीज और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आजकल तो बड़े बड़े लोग इसकी लपेटे में चपेटे में आ रहे हैं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया के। जिंदगी भर आंखें ठीक रहेंगी, कान, नाक, गला सब ठीक रहेगा और ऊर्जा से आप्लावित रहेंगे। ऊर्जा का अधोपतन बहुत होता रहता है, तो इससे ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है। यौन बरकरार रहता है, चेहरा यंग रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन सहज हो जाता है। एक तो शीर्षासन करे और सबके प्रति एक ब्रह्म दृष्टि, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जो शीर्षासन न कर सके वो सर्वासन, सर्वांगासन, और जो सर्वांगासन भी न कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले साहब। बाल बहुत अच्छे रहेंगे। केश कांति शैम्पू, केश कांति तेल, नहीं तो अपना सबसे अच्छा है तिल का तेल, सरसों का तेल, और सबसे अच्छा होता है बालों के लिए नेचुरल तेलों में वर्जिन कोकोनट ऑयल। ओहो, और आंवला एलोवेरा सुबह सुबह ले लिया जाए। जितना साग सब्जियां खाएंगे उतना बाल अच्छे रहेंगे। और बालों के लिए, बालों के सौंदर्य के लिए ये बड़ा अच्छा है। ये बालों के लिए, ओहो, ये थायराइड के लिए, ये किडनी के लिए, हथेली के बीच में चट्टी के ऊपर, ये हार्ट के लिए, इसके नीचे शुगर के लिए, यहाँ पर ये फेफड़ों के लिए, यहाँ ये आँख के लिए, यहाँ ये आंतों के लिए, और ये इनफर्टिलिटी के लिए, दोनों हाथों में यहाँ से यहाँ, और ये बवासीर के लिए, और ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे कितना अच्छा है ना सर, और सब कितना आसान है। अगर अच्छे बाल चाहिए आपको, तो अच्छी स्किन चाहिए, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ चाहत से तो काम चलेगा नहीं, कोशिश भी करनी पड़ेगी। अब स्वामी जी देखिए, हाँ मेहनत तो, हाँ पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, वात दोष बिगड़ा नहीं कि हड्डियों पर भी बुरा असर पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस, रीढ़ की हड्डी में दर्द, सर्वाइकल जैसी बीमारियां गिरफ्त में ले लेती हैं, और इसीलिए हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें हावी हो रही हैं तो ज़रा उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक तो तुलासन,
उत्थित पद्मासन। ये थोड़ा अब इसको करेंगे ना तो जो है जोर तो बहुत पड़ता है, लेकिन और फिर ये और करने ऐसे तो अभ्यास से सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सूर्य नमस्कार तो रोज एक बार कर ही लिया करेंगे। सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन कोई समस्या ही नहीं, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है तो हर दिन तो शुरू में करा देते हैं। आज अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। प्रणाम, पादहस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन, कितने अच्छे। पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन। और ये ऐसे देखिए बाहर चल रहे हैं। और घुटने बहुत दुखते हैं लोगों के, घुटने रिपेयर कराने पड़ रहे हैं, कुल्ले रिपेयर करा रहे हैं, मड़ के रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा रहे हैं। एक तो भुजंगासन करना और थोड़ी दंड बैठक, ये रोज लगाना है 100 साल तक। और सीधे चलने के साथ उल्टे भी चला कर, एक तो ये सीधे चलना और फिर एक उल्टे चलना, ये दो ऐसे, ये ऐसे योग योग योग, ये दोनों ही अच्छे हैं। तो उल्टा चलना ये आरोग्य के लिए बड़ा अच्छा है। तो आज की क्लास के बाद ना सबके घुटने एकदम टनाटन रहेंगे, नहीं तो जिस किसी को देखो चेचिस घिस गए, कमानी टूट गई। स्वामी जी एक चीज़ और, अक्सर लोगों से यह सुनने को मिलता है कि मैं अपनी हाथ से जो है मार के नारियल तोड़ देता था, पैरों से जो है लोहे की रॉड को टेढ़ा कर देता था, और फिर एक वक्त के बाद ऐसा आया कि ज़रा सा साफ ठोकर लगी नहीं कि फ्रैक्चर हो गया। तो ये एकदम हड्डी एकदम मजबूत से इतनी कमज़ोर कैसे हो जाती है कि ज़रा सी ठोकर से वो फ्रैक्चर हो जाता है? स्वामी जी ये स्थिति कैसे आ जाती है? हाँ, ये देखो हड्डियाँ फौलादी होनी चाहिए। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग हाथ से भी नारियल फोड़ते हैं, माथे से भी नारियल फोड़ते हैं, कुछ लोग तो उसके ऊपर बैठ के कुल्ले से भी नारियल तोड़ते। तो भाई ये सब जो है कर्तव्य ज़्यादा मत करना, पहले अपने आप को मजबूत बना लेना। तो हड्डियाँ इसलिए कमज़ोर होगी लोगों का। एक तो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सिंथेटिक फूड, एसिडिक फूड ज़्यादा खाने लग गए, धूप में रहना कम हो गया, हड्डियाँ सच में बहुत फौलादी होती हैं। और हमने भी जो गले में लगा करके ऐसे सरिया मोड़ना, हाथ से पकड़ करके सरिया मोड़ देना, ये सब कार्यक्रम किए हुए हैं। तो और हमने तो बहुत चोटें खाई हैं, लेकिन इतने चोटिल होने के बाद भी शायद सैकड़ों प्रकार से चोट लगी होंगी शरीर पर, हाथों में, पैरों में, पीठ में, कमर में। ओहो 40-50 लाख किलोमीटर की तो घूमती घूमती यात्रा ही होगी हमारी। तो भी जो है योग करने से, योग और दूध में थोड़ा सा हल्दी और अश्वशिला बहुत अच्छा होता है। जिनकी हड्डियाँ थोड़ी भुरभरी हो, जेनेटिकली भी किसी किसी की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस उसको बोलते हैं, तो लाक्षादी गूगल ले लो, हड्डियाँ एकदम फौलादी पूरी मजबूत। तो हड्डियों की मजबूती के लिए लाक्षादी बहुत ही अच्छा है, इसका सेवन जरूर करें। और धूप में बैठा और धूप तो स्वामी जी बिल्कुल फ्री है, कोई टैक्स भी नहीं लग रहा है। वंशलोचन भी पहले खाते थे, फिर भी लोगों का जो है विटामिन। अच्छा स्वामी जी देखिए, वात दोष बिगड़ा नहीं कि सांसों पर भी एक तरह का संकट आ जाता है, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ और सीने में जकड़न की परेशानी भी होती है। तो अब इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए? तो प्राणायाम अप्रतिम है। एक तो लंबे श्वास, ये प्राणायाम तो 99% रोग दूर कर देता है। वात, पित्त, कफ, प्राण का संचरण तो 37 लेंस है, सभी ऑर्गन्स और सभी पंच प्राण, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, 72,72,201 नाड़ी, अष्ट चक्र, नवद्वार, सबको पुष्ट करना है। भस्त्रिका कर, जो भस्त्रिका करते हैं, ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, अप्रतिम अप्रतिम। स्वामी जी अब जरा कफ दोष की भी बात कर लेते हैं। ये
और अग्निसार हो जाए तो अच्छा। जी मेरे भाई। स्वामी जी, कफ दोष अगर बिगड़ता है तो फिर कौन कौन सी बीमारी होती है? कफ दोष को फिर बैलेंस कैसे किया जाए? कफ दोष बढ़ने से एक तो मोटापा बढ़ता है, एक तो प्रमाद बढ़ता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता, पड़े रहते हैं लोग। ये जितने भी लोग आलसी प्रमादी, लेजीनेस कुछ करते, स्वामी जी, मगरमच्छ बिल्कुल नदी के किनारे पड़ा रहता है, बड़े बड़े रोड तोड़ते रहते हैं। मगरमच्छ का भी कफ दोष बढ़ा हुआ है। तो ये जो कुंभकर्णी निद्रा सोते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, बैठे बैठे भी सो जाते हैं, चलते चलते भी सो जाते हैं, गाड़ी चलाते हुए सो, ऑफिस में भी सो जाते हैं। अरे साहब, अच्छा है हमारे न्यूज एंकर जागते रहते हैं, सारे देश को जगाते रहते हैं। तो ये कफ बढ़ने से एक तो मोटापा बढ़ता है, उसके लिए ये 2 अभ्यास और ये 3 अभ्यास नियत करते हैं। कफ बढ़ने से शरीर में गांठें बढ़ती हैं, उसके लिए सिस्टोग्रिड वृद्धि बाधिका बहुत ज़बरदस्त है। और उसके लिए गोधन अर्क भी, वैसे तो गोधन अर्क से कफ भी दूर होता है, वात भी दूर होता है, पूरा अंदर का सारा इन्फ्लेमेशन और पाचन अच्छा हो जाता है, इससे पित्त भी दूर होता है। मात्रा पित्त और जो है कफ बढ़ने पर 1 चम्मच, वात बढ़ने पर 2 चम्मच, बस इतना ही लें और नियमित रूप से लें। और ये ओबेसिटी के लिए बता दिया है। तो ये कफ बढ़ने से लाइपोमा, गांठें, वेट, प्रमाद और थायराइड भी बढ़ता है। थायराइड में भी मुख्य कारण यही है, कफ है। तो उसमें फिर थायरोग्रिड धनिए के पानी के साथ देते हैं। और जो है कफ बढ़ने से जो है अनुलोम विलोम, कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ उज्जाई से ना कफ में अत्यंत फायदा होता है। तो 2 पैरों से 1 पैर से ये अभ्यास तो करें। तो कफ के प्रशमन के लिए प्राणायाम के साथ साथ ये अभ्यास भी ज़रूरी है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सब अभ्यास तो पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक तो रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, उपवास और उपासना, ये कफ का प्रशमन करने के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। तो इनको भी रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग और सप्ताह में 1 बार तो कम से कम कंप्लीट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग। और कई बार तो हम ज़्यादा शरीर में वाटर रिटेंशन हो जाता है तो निर्जला उपवास भी करा देते हैं। तो ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और इनका लाभ अप्रतिम है। आज का सत्र देखने के बाद तो ना लोगों की वात पित्त का त्रिदोषों का, और स्वामी जी जिनको याद नहीं रहता उनको नोट करके जनित सारे रोग विकार, ये पूरा चार्ट घर में लगा लेना चाहिए कि कैसे कैसे किस चीज़ के बिगड़ने से क्या स्थिति बन रही है। अब स्वामी जी ज़रा पित्त दोष की बात कर लेते हैं। हाँ। पित्त दोष जब बिगड़ जाए तो सबसे पहले पाचन की परेशानी होती है। तो पित्त दोष को फिर कैसे बैलेंस करना है, और जाहिर है पाचन को दुरुस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो गर्म चीज़ें ना खाएं, मिर्ची, मसाला, ओवर ईटिंग, और जो बहुत देर तक सोते उनका भी पित्त बढ़ता है। दिन में सोने से वात, पित्त और कफ त्रिदोष, और सुबह देर तक सोने से पित्त दोष भी बढ़ जाता है। ओहो, तो क्या करें? दिनचर्या ठीक करें और मिर्ची मसाले ज़्यादा तला हुआ न खाएं। पवन मुक्तासन, बाधा मुष्टनासन, प्रशासन कर सके, सेतुबंद कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन बैठ ऐसे लेट करके और खाली पेट डिवोग्रिट खाने के बाद लीवाग्रिट, ये बड़े अच्छे हैं। पित्त के लिए चंदनासन भी अच्छा है। अभी पत्ते का चूर्ण 100 ग्राम, उसमें मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला करके उसका सेवन करना भी बहुत अच्छा है। और एसिडिटी के लिए, पित्त के लिए, और पित्त से मैंने कहा पायस, फिसल, फिस्टुला और सारे चर्म रोग भी होते हैं। तो शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास या नीम के पत्तों का रस और खाली पेट गोधन अर्क, नीम घरबटी या कायाकल्पटी आदि खा लें। जिनको स्किन दोष हो जाते हैं पित्त बढ़ने से, और जिनको बवासीर हो जाता है तो अर्शोग्रिट ले लें। वैसे इसके लिए हम पत्थर चट्टा भी बताते हैं, और त्रिफला में नीम मिलाकर के लेने से पित्त का प्रशमन हो जाता है। ये हमारे एक बहुत बड़े गुरुजी थे स्वामी स्वतंत्रानंद जी, और जो है उनके शिष्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज, वो बताया करते थे।
और ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। त्रिफला हर बहना आंवला बराबर, और उसमें नीम के पत्ते, और वो भी जो है थोड़े से ताज़े नीम के पत्ते हो, साफ़ सुथरे नीम के पत्ते हो, उनको भी छाया में सुखाया हो, गर्मियों में छाया में सुखा हो और सर्दियों में तो धूप में भी सुखा सकते हैं, तो उसका पाउडर कर लें। ये तो पित्त का प्रशमन हो जाएगा। मोती पिष्टी को लेते ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। तो अच्छा स्वामी जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो वात पित्त कफ है, तो बंद करने पड़ेंगी। मंडूकासन, योगमुद्रासन प्रतिदिन करें। यही बायोलॉजिकल एनर्जीज हैं। अब इनके बिगड़ने से सारी चीज़ें होती हैं। तबीयत, वात पित्त कफ को इनको बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन स्वामी जी, कई बार जो पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो पूरा गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है, तो पित्त की थैली ही गायब हो गई। अब स्वामी जी इसके बाद तो पित्त ही नहीं बनेगा। तो ये स्थिति ज़रा कैसी है? वो बड़ा खतरनाक होता है, जिंदगी में एसिडिटी आदि हो जाती है। तो ये वैसे गाल स्टोन होता है कोलेस्ट्रोल आदि वाली चीज़ें बढ़ने से, ज़्यादा चिकनाई खाने से। और ये जो किडनी स्टोन आदि होते हैं, ये ज़्यादा कैल्शियम, आजकल कैल्शियम की गोलियाँ बहुत खाते हैं। और जिन भी पदार्थों में दूध आदि या मिलेट्स आदि में ज़्यादा कैल्शियम है, यदि आपने कपालभाति नहीं किया तो जो अंदर एक्सेस कैल्शियम जमा हो जाता है ना, वो किडनी में पत्थर पैदा कर देता है। तो किडनी के जो पत्थर है, किडनी स्टोन, वो कैल्शियम से, गाल स्टोन कोलेस्ट्रोल से। इसलिए जिनको भी गाल स्टोन हो जाए, चिकनाई बंद कर दें और पत्थर चटा खाएं, लीथोम का सेवन करें, और अश्मरिहर क्वाथ, अश्मरिहर रस, वो भी इसमें अप्रतिम भूमिका निभाते हैं। अश्मरी क्वाथ 2 चम्मच, और अश्मरिहर रस 1-2 ग्राम पाउडर है, इसमें यवक्षार है, मूलिक्षार। तो वात पित्त कफ को बैलेंस कैसे रखना है स्वामी जी, आज आपने बता दिया है। घर में रिश्तों को भी बैलेंस रखना स्वामी जी बड़ा ज़रूरी है। अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।